आज पढ़ना है गेम थ्योरी। और जो ऑफलाइन आए थे वो भी क्लास ज्वाइन कर लें तो बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं, आप ग्रुप में डाल दो। गेम थ्योरी में क्या रहता है कि कुछ अलग अलग कॉम्पिटिटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, और उनके पास कुछ पहले से ही डिसाइडेड कोर्सेज ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब ऑर्डर्ड कोर्स ऑफ एक्शन या प्लान कह सकते हो, स्ट्रेटजी कह सकते हो, वो पहले से डिसाइडेड हैं कि इन इन स्ट्रेटजीज के साथ एक कंपटीटर या एक प्लेयर गेम को खेल सकता है। वो फाइनाइट है, ठीक है, फाइनाइट है सभी प्लेयर के पास। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम दो ही प्लेयर्स का गेम देखेंगे कि दो प्लेयर हैं अपने पास, उन दोनों प्लेयर के पास ये स्ट्रेटजी है। एक बीच में एक मैट्रिक्स बन जाएगी जिसमें एक प्लेयर जीतने पर दूसरे प्लेयर से कोरस्पॉन्डिंग टू प्री सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज कितना प्रॉफिट प्लेयर ए को रहेगा उसकी कुछ वैल्यूज लिखी रहेंगी। ए का प्रॉफिट लिखा रहेगा, तो हमें ए का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करवाना है, ऐसा कुछ अपना टारगेट रहेगा। तो जो बेसिक डेफिनेशंस हैं वो जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ मैं। कम्पिटिटिव गेम से क्या मतलब है कि भाई वो गेम तब बोलूँगा कम्पिटिटिव गेम उसके पास ये प्रॉपर्टीज हों। क्या क्या प्रॉपर्टी हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेयर्स हो, फाइनाइट नंबर ऑफ कम्पिटिटर हो, और हर प्लेयर के पास लिस्ट हो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्या क्या एक्शन ले सकता है वो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेटजी ऑफ द अदर प्लेयर। वो फाइनाइटली मैनी हो, उनकी लिस्ट उसके पास पहले से अवेलेबल हो। गेम को बोल देंगे एक प्ले इज सेड टू बी प्लेड, कि गेम खेला गया है जब सभी प्लेयर्स का नंबर आ जाए। ठीक है, सारे प्लेयर अपना कोई ना कुछ चूज कर लें, सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल कोर्सेज ऑफ एक्शन टू हिम। एक एक अपना स्ट्रेटजी चूज कर लिया सभी प्लेयर ने और खेल लिया, दैट इज एक गेम इज प्लेड। हर किसी गेम में कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज ऑफ एक्शन डिटरमाइन द आउटकम। किसने क्या सिलेक्ट किया, इसने ये स्ट्रेटजी लिया, उसने वो स्ट्रेटजी लिया, और उस सब के अंदर क्या आउटपुट है वो डिटरमाइन होगा। इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव पेमेंट है तो मतलब प्रॉफिट है, नेगेटिव आ गया -5 आ गया तो -5 का लॉस है, हम समझ जाएंगे। तो प्लस माइनस की टर्म में आएगा लेकिन बोलेंगे उसको पेमेंट ही। फ्रॉम वन प्लेयर टू ईच प्लेयर, तो ऐसे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर्स को कितना कितना देगा या फिर हर प्लेयर को क्या क्या मिलेगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गेम। ठीक है, ये आउटपुट निकालनी है, डिटरमाइन करना है। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स क्या हैं? फाइनाइट गेम ही पढ़ने हमने जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ मूव्स। A game is finite game if it has finite number of moves, each of which involve only a finite number of alternates। जो कोर्सेज ऑफ एक्शन थे वो फाइनाइट थे, और जो टर्न आएगी प्लेयर की वो भी फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम ही आए। जीरो सम गेम से क्या मतलब है कि प्लेयर्स का गेन जीरो हो, टोटल प्रॉफिट अगर देखोगे आप तो, या गेन देखोगे वो जीरो हो, और टोटल लॉस भी जीरो ही हो, सभी टीम्स का मिला के टोटल लॉस भी जीरो। इसका मतलब क्या है कि किसी एक टीम को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो किसी को -5 का लॉस भी हुआ होगा, सो दैट टोटल करूंगा तो जीरो आ जाए, तो उसको जीरो सम गेम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्हीं में से कोई जीतेगा कोई हारेगा, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कुछ पेमेंट करेगा। इस तरह का गेम है जो सिर्फ प्लेयर्स आपस में ही एक दूसरे को बेस्ड ऑन द गेम का आउटपुट जो भी पैसे देंगे या लेंगे उसको टोटल अगर देखूंगा सभी का सम वो जीरो हो जाएगा। किसी का प्रॉफिट होगा तो किसी का लॉस हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है जीरो सम गेम। और हमने पढ़ने हैं 2 प्लेयर जीरो सम गेम। 2 प्लेयर, 2 पर्सन, तो 2 प्लेयर रहेंगे तो उसको रेक्टेंगुलर गेम भी बोल देंगे। रेक्टेंगल बनेगी उस केस में कि एक तरफ प्लेयर ए लिख लूंगा एक तरफ प्लेयर बी लिख लूंगा। उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, इसके पास 2 स्ट्रेटजी थी, बी के पास वही 3 स्ट्रेटजी हैं। तो इधर कुछ 2 5 3 -1 0 7 ऐसे करके वैल्यूज रहेंगी। इसका मतलब रहेगा प्लेयर, दिस इज रेक्टेंगुलर गेम, रेक्टेंगल बन गई ना ये वैल्यूज की। और ये 5 का क्या मतलब है, अगर प्लेयर ए ने फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज किया हो, बी ने सेकंड किया हो, तो प्लेयर ए को 5 रुपए का फायदा होगा।
ठीक है, वो 5 ए का है फायदा या बी का है फायदा, ये कैसे पता चलेगा? वो तो जो ये पहले बताना पड़ेगा कि दिस मैट्रिक्स इज फॉर प्लेयर ए। अगर प्लेयर ए के लिए है तो ये जो वैल्यूज लिखी हैं दिस इज प्रॉफिट ऑफ प्लेयर ए है। जो आई और जे रो और कॉलम रिप्रेजेंट करेंगी द स्ट्रेटजीज चूजन बाय प्लेयर ए एंड प्लेयर बी। क्लियर है? ये आ गया पे ऑफ मैट्रिक्स में। पे ऑफ मैट्रिक्स इसी की बात कर रहे थे हम। गेन मैट्रिक्स जो है यहां से देख लो बस, ये है गेन मैट्रिक्स। ये है ए प्लेयर की पे ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ए को क्या प्रॉफिट है। जब ए के पास एम स्ट्रेटजी थी, बी के पास एन नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज थी, तो दिस एंट्री इज सेइंग दैट व्हेन प्लेयर ए चूज ith strategy and player B choose jth strategy, then aij is gain to player A। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यही है। दिस वैल्यू इज प्लेयर ए ने सेकंड चूज की है, बी ने फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज की, यहाँ जो वैल्यू होगी दिस इज गेन टू प्लेयर ए व्हेन ए चूज सेकंड एंड बी चूज फर्स्ट स्ट्रेटजी। क्लियर है भाई ये बात? अच्छा, ये क्या है अपना न्यूमेरिकल इस तरह का दिया रहेगा, दिस इज ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये मैट्रिक्स। तो उसके वैल्यूज से क्या समझना है मुझे, इधर जो लिखा उसका क्या मतलब है, इधर लिखा उसका क्या मतलब है, ये समझ गए हम। ए की स्ट्रेटजीज इधर लिखी हैं, बी की पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन प्लान जो है वो इधर लिखे हैं स्ट्रेटजीज। वैल्यूज जो बीच में है वो गेन ऑफ ए है, ये याद रखना है, गेन ऑफ ए। तो अभी हमें ए को मैक्सिमम प्रॉफिट अच्छा तो बी की निकालूंगा तो उन्हीं के माइनस लग जाएगा, क्योंकि ए का जो प्रॉफिट है वो बी का लॉस है। तो उधर जो वैल्यू थी उनका नेगेटिव हो जाएगा, कहीं ए को लॉस हो रहा था तो उसकी स्ट्रेटजीज में बी को फायदा हो रहा होगा। स्ट्रेटजी क्या है भाई? अब स्ट्रेटजी पे आ जाओ। स्ट्रेटजी दो तरह की होती हैं, एक प्योर स्ट्रेटजी है, एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी है। ठीक है, जो पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन थे, फिक्स थे कि भाई ये कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उनमें से कोई एक चूज कर लिया, दैट इज प्योर स्ट्रेटजी। जितने भी पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन किसी एक टीम के पास थे, प्लेयर ए के पास थे, उनमें से कोई एक चूज कर लिया तो दैट इज प्योर स्ट्रेटजी। मिक्स स्ट्रेटजी क्या होगा कि वो किसी एक स्ट्रेटजी पे फिक्स नहीं रहेगा और जो सारी स्ट्रेटजी हैं उनके आगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा। दैट प्लेयर ए के लिए मान लो आपके पास 3 स्ट्रेटजी थी, ये थी प्लेयर ए के लिए, तो आप इसका मिक्स स्ट्रेटजी क्या है कि मैं 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि ये स्ट्रेटजी चूज करूंगा, 0.5 स्ट्रेटजी है ये स्ट्रेटजी चूज करूंगा, और 0.2 प्रोबेबिलिटी है थर्ड स्ट्रेटजी चूज करने की, और इन प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1 होगा। तभी ये 1 है, तभी इसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलूंगा मैं। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मिक्स्ड स्ट्रेटजी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू द स्ट्रेटजीज, टू प्योर स्ट्रेटजीज। जो प्योर स्ट्रेटजी है उनको प्रोबेबिलिटी दे दिया, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्ट्रेटजी। तो ऐसे भी सॉल्यूशन आएगा अब आपका कि प्लेयर ए ये डिस्ट्रीब्यूट प्रोबेबिलिटी के साथ खेल लेगा तो उसको मैक्सिमम गारंटीड प्रॉफिट होगा। सॉल्यूशन ऑफ गेम से क्या मतलब है भैया? सॉल्यूशन से क्या मतलब है कि ये सॉल्यूशन आ गया मेरा। तो सॉल्यूशन में 3 चीजें आएंगी। एक तो आएगा वैल्यू ऑफ द गेम। वैल्यू ऑफ द गेम क्या है? वो वैल्यू ऑफ द गेम है मैक्सिमम गारंटीड गेन टू प्लेयर ए, जिसको मैक्सिमाइज करना था, उसको मैक्सिमम गारंटीड गेन कितना दोगे आप, दैट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ द गेम। और सॉल्यूशन में 2 चीजें और आएंगी। टू अचीव दिस मैक्सिमम गारंटीड गेन द स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए, स्ट्रेटजीज ऑफ प्लेयर ए, चाहे वो प्योर स्ट्रेटजी हो ऐसे आंसर आ जाए कि ए सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा, चाहे वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो ऐसे आ जाए 0.3, 0.2, 0.5। तो इसे समझ जाऊंगा मैं, पहले की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, दूसरी स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 0.2 है और थर्ड स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। दिस इज एंड ऐसे ही स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, वो भी प्योर हो सकती है या प्रोबेबिलिटी में हो सकती है, 0.4, 0.1, 0.5 ऐसे करके हो जाए कुछ। ठीक है, तो ये तीनों मिलके सॉल्यूशन ऑफ द गेम बनाते हैं भाई। एक तो वैल्यू ऑफ द गेम, जो कि गेन कितना मिलेगा प्लेयर ए को, गारंटीड वर्ड एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसका आगे जिक्र करेंगे। अभी मैक्सिमम प्रॉफिट बोल दूं वो समझ में आता है मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन मैक्सिमम गारंटीड प्रॉफिट इज समथिंग डिफरेंट,
इस चीज की तो गारंटी है। और वो कब अचीव होगा, ए की स्ट्रेटजी क्या रहे, बी की स्ट्रेटजी क्या रहे, ऑल दी तीनों चीजें मिलकर वैल्यू ऑफ द गेम बना देंगी, सॉल्यूशन ऑफ द गेम बना देंगी। ठीक है, तो अपने को तीनों निकालने हैं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ गेम, व्हाट इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, व्हाट इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। क्लियर है भाई, क्या फाइंड करना है। अब ऑप्टिमेलिटी के लिए कह रहा है, मैक्सिमीन और मिनी मैक्स एक क्राइटेरिया है ऑप्टिमेलिटी के लिए, कि जो सॉल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, ये चेक करने के लिए मैक्सिमीन और मिनी मैक्स दोनों क्या होते हैं वही देखते हैं। पहले न्यूमेरिकल पे जाता हूं, फिर वापस आएंगे इधर, अदरवाइज आप कंफ्यूजन रहेगा कि क्या कह रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो अपने पास कि इधर दिया है, गेम दिया है, एक प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजी हैं, बी के पास 3 पॉसिबल स्ट्रेटजीज हैं, और अंदर जो लिखा है दिस इज पे ऑफ मैट्रिक्स फॉर प्लेयर ए, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ए प्लेयर की है। ए प्लेयर को यहाँ से वैल्यू से क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है भाई, 12 का प्रॉफिट। प्लेयर ए सेकंड स्ट्रेटजी चूज कर ले तो उसको 12 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, हो सकता है। तो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, लेकिन गारंटी है क्या 12 का प्रॉफिट हो जाएगा, वो तो बी कौन सी स्ट्रेटजी चूज करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि ए को कितना प्रॉफिट हुआ। अगर बी थर्ड स्ट्रेटजी चूज करके आ गया तब तो 2 ही का फायदा होगा। आप सेकंड स्ट्रेटजी चूज करके तो चल पड़े ए के लिए, लेकिन दिस वैल्यूज आर कोरस्पॉन्डिंग टू सिलेक्टेड स्ट्रेटजीज फॉर प्लेयर ए एंड बी। जब प्लेयर बी को दिखेगा कि सेकंड चूज कर रखी है तो वो थर्ड क्यों ना चूज करेगा। तो 12 तो गए हाथ से, 2 पे जाके रुक गया, 2 रुपए ही प्रॉफिट हुआ। तो गारंटी नहीं थी 12 की, गारंटी कितने की है, गारंटी कितने की है भाई, गारंटी अगर प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करता है, फर्स्ट स्ट्रेटजी मान लेते प्लेयर ए ने चूज किया फर्स्ट स्ट्रेटजी, ये चूज किया, तो इनमें जो सबसे मिनिमम होगा उसकी तो पक्का गारंटी है। प्लेयर बी चाहे जो मर्जी चूज कर लेना, लेकिन 6 की तो पक्का गारंटी है। 6 तो मिनिमम इज द 6, यहां लिखूंगा मैं मिनिमम ऑफ द रो, तो जो कि है मेरा 6। तो पता चला अगर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा तो 6 की पक्की गारंटी है, और सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा तो 2 की पक्का गारंटी है, गारंटीड तो 2 ही है। और ऐसे ही बी के लिए जब बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करने जाऊंगा तो ये वैल्यूज आर पॉजिटिव, क्योंकि दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग प्रॉफिट टू प्लेयर ए, जो कि लॉस है बी का। दिस मैट्रिक्स इज लॉस ऑफ प्लेयर बी, तो अगर वो देखेगा कि इसमें मैक्सिमम लॉस मुझे कहाँ हो रहा है, मैक्सिमम ऑफ द कॉलम, ठीक है, इधर बड़े वाला देखेगा, बड़े इसमें होगा 6 का, इसका मतलब बी अगर फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा, बी फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा तो ए चाहे पहली करे चाहे दूसरी करे, ज्यादा से ज्यादा 6 का लॉस हो सकता है उसको, ज्यादा से ज्यादा 6 का लॉस हो सकता है। ऐसे ही बी सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा तो ज्यादा से ज्यादा लॉस 12 का हो सकता है, और थर्ड स्ट्रेटजी चूज करेगा तो 6 का हो सकता है। तो जो बी चूज करेगा उस पे लगाते हैं बॉक्स, ठीक है, जो मैक्सिमम रहे, कॉलम मैक्सिमम पे बॉक्स, रो मिनिमम पे राउंड, रो मिनिमम पे राउंड, क्योंकि इस रो में पहली रो में दिस 6 वाज मिनिमम, दिस 6 वाज आल्सो मिनिमम, उस पे राउंड सर्कल बनाया। सेकंड रो में 2 मिनिमम था, 2 पे राउंड सर्कल बनाया। कॉलम में जो मैक्सिमम था उस पे बॉक्स बनाया, 12 पे, इसमें 6 पे, ठीक है। तो आपने देखा कि रो का इस मिनिमम का देखोगे, अब मैक्सिमम मैक्सिमीन, ठीक है, इन मिनिमम में जो था उसमें से सबसे ज्यादा क्या है, दिस 6, 6 इज मैक्सिमीन, दैट मिनिमम्स का मैक्सिमम। और इधर देखूंगा मैं मिनीमैक्स, मिनीमैक्स जो मैक्सिमम्स थे उनमें मिनिमम इज दिस 6 और दिस 6। तो अगर ये मैच कर गए मेरे मैक्सिमीन और मिनीमैक्स, अगर मैच कर गए, ये ऑलवेज इसको सेटिस्फाई करते हैं, ऑलवेज लेस देन, मैक्सिमीन इज ऑलवेज लेस देन मिनीमैक्स होता है। और अगर कभी ये इक्वल हो गए, जैसे यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं, 6 और 6 मिल रहे हैं,
तो ऐसी पोजीशन जहां पे ये वो वही पोजीशन होंगी जहां पे राउंड भी और बॉक्स दोनों बना होगा, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, यानी कि 1 1 पोजीशन एंड 1 3 पोजीशन। पहली रो में पहला एलिमेंट और पहली रो में तीसरा एलिमेंट, ये दोनों पोजीशन ऐसी हैं जहां पे मैक्सिमीन और मिनीमैक्स मैच कर रहा है। इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं सैडल पॉइंट, सैडल पॉइंट। और उन सैडल पॉइंट अगर मिल गया तो उस पॉइंट पर जो वैल्यू है दैट इज द आल्सो वैल्यू ऑफ द गेम, वही वैल्यू ऑफ द गेम होगा। जो गारंटेड प्रॉफिट है प्लेयर ए को वो 6 का ही है भाई, मैक्सिमम गारंटेड प्रॉफिट, मैक्सिमम गारंटेड प्रॉफिट गेन या प्रॉफिट प्लेयर ए को आप 6 का दे सकते हो। 6 पहली स्ट्रेटजी चूज करके चल पड़े, और बेस्ट स्ट्रेटजी प्लेयर ए की जाएगी 1, द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज 1, और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज 1 एंड 3 बोथ, दोनों में से कोई भी चूज कर ले भाई 1 और 3। तो जो उसका किसी भी चूज करने पर जो लॉस हो सकता था वो मिनिमम लॉस पहली और तीसरी में ही होगा, दूसरी चूज कर लेगा तो उसको लॉस 12 का भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम लॉस बी के लिए फर्स्ट एंड थर्ड स्ट्रेटजी देंगे, मिनिमम गारंटेड लॉस। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी लिखोगे आप तो ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम इज 6, जो उस पोजीशन पे सैडल पॉइंट पे जो वैल्यू है। एंड बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज 1, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज 1 एंड 3। ए के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी 1 है, बी के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी 1 एंड 3 है। ये कब पॉसिबल है ये सब, जब मेरा सैडल पॉइंट मिले। अब सैडल पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दिस इज द सेकंड थिंग। तो ये मैक्सिमीन और मिनीमैक्स क्राइटेरिया था भैया, ऐसे करके निकाल लूंगा हम रो का मिनिमम और उसका मैक्सिमम, कॉलम्स का मैक्सिमम और उनका मिनिमम। अगर मैच कर गए तो बोल दूंगा कि मिनीमैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमीन आ गया। अदरवाइज ये ऐसे रहता है और इसके बीच में बी भी आता है, वैल्यू ऑफ द गेम आती है। वैल्यू ऑफ द गेम मैक्सिमीन और मिनीमैक्स के बीच में रहती है। ये सारी थ्योरी आपको, ये क्राइटेरिया क्यों, ये क्राइटेरिया है कैसे, ठीक है, ये यहाँ पे दे रखा है। जो ऑप्टिबिलिटी क्राइटेरिया था मेरा कि मैंने रोज का मिनिमम लिया इस रो का। ये प्लेयर अगर सेकंड स्ट्रेटजी चूज करेगा तो गारंटी मिलेगी एटलीस्ट इतने की। एमएच स्ट्रेटजी चूज करेगा तो गारंटी है उस रो का मिनिमम जो है उसकी गारंटी है। तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा तो क्यों ना मैं वो वाली चूज कर लूँ, मैक्सिमम ले लूँ, तो मैक्सिमीन हो जाएगा ये। लेकिन ऐसे ही बी भी मेरा को स्ट्रेटजी चूज करेगा, बी को लॉस देख रहा है, मैक्सिमम लॉस हो जाएगा कब, तो मैक्सिमम्स निकाला, उनका मिनिमम किया, फिर उस मैक्सिमीन और मिनी मैक्स को कंपेयर कर रहा है, इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी आएगी। तो उसको मिला कि ये वाली वैल्यू जो रोज के मिनिमम का मैक्सिमम था, जो मैक्सिमीन था, वो ऑलवेज लेस देन मिनी मैक्स रहेगा, मिनी मैक्स से हमेशा छोटा रहेगा, और वैल्यू ऑफ द गेम इसके बीच में रहेगी। तो ये सब थ्योरी आप पढ़ोगे, that this maximin is always less than minimum of the maximum of columns for B, और वैल्यू ऑफ द गेम जो होती है वो इनके बीच में होती है, वैल्यू ऑफ द गेम। तो ये लोअर जो नीचे बार लगा दिया दिस इज मिनी मैक्स के लिए, ऊपर बार लगा दिया ये मैक्सिमीन के लिए, और बी इसके बीच में रहेगी। ठीक है, अब कभी ये इक्वल हो जाएंगे, अगर मिनी मैक्स और मैक्सिमीन इक्वल हो गए, इक्वल आ गए, तो वही वैल्यू ऑफ द गेम बन जाएगा फिर। तो उसको बोलते हैं सैडल पॉइंट। ये सब हमने पढ़ लिया भाई, सैडल पॉइंट अगर मिल रहा है तो ऐसे करके निकाल लोगे आप, जो अभी अभी न्यूमेरिकल किया। सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सैडल पॉइंट वाला तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, कैसे करूंगा यही करना है मुझे। जैसे ये क्वेश्चन रहे तो मिनिमम देखूंगा, मिनिमम में जीरो, उस पर राउंड लगा लिया, इधर जीरो लिख लिया इस
एक मिनट हुए। ठीक है भाई, तो कर लेंगे ऐसे। रोज का मिनिमम पे राउंड लगाते रहो, कॉलम्स के मैक्सिमम पे बॉक्स बनाते रहो। जहां राउंड और बॉक्स दोनों बन जाएंगे वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। तो सैडल पॉइंट बोलूंगा मैं 2 3, दैट 2,3 इज सैडल पॉइंट। पोजीशन को बोलूंगा सैडल पॉइंट, एंड वैल्यू ऑफ द गेम इज वैल्यू एट दैट सैडल पॉइंट, जो कि 4 है। वैल्यू ऑफ द गेम इज 4, जो कि आप इधर से देखोगे इसका जो मिनिमम लिए थे उनका मैक्सिमम भी 4 आएगा, इधर ये मैक्सिमम का मिनिमम भी 4 आएगा। तो ये मैच कर गया, इसलिए वैल्यू ऑफ द गेम इज 4। और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज सेकंड, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी इज थर्ड। तो प्योर प्योर स्ट्रेटजीज आ गई, एक ही स्ट्रेटजी आ गई, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं आया। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। चलो आगे चलते हैं। जब मिक्स स्ट्रेटजीज की फॉर्म में कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? आप सॉल्यूशन ऑफ रेक्टेंगुलर गेम, जब दो ही प्लेयर हो, 2 प्लेयर वाले गेम को रेक्टेंगुलर बोलते हैं। उसका मिक्स स्ट्रेटजी में जब सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो मेरा सॉल्यूशन मिक्स स्ट्रेटजी में आएगा, प्रोबेबिलिटी साथ में आएंगी। तो 2 मेथड हैं ये रेक्टेंगुलर के निकालने के। एक मेथड है, अच्छा इसकी थ्योरी आप पढ़ लेना क्या कह रही है थ्योरी, मैं सीधा मेथड बताऊंगा आपको कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, प्रोबेबिलिटीज कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले है, अगर मेरा गेम इतना छोटा हो, 2 क्रॉस 2 का गेम हो, 2 ही स्ट्रेटजी प्लेयर ए के पास है, 2 ही स्ट्रेटजी प्लेयर बी के पास है, तो बहुत बढ़िया है। तब तो मैं सॉल्यूशन निकाल दूंगा। तो ठीक है, उसका 2 मेथड है सॉल्यूशन निकालने के। जब प्लेयर बी के पास 3 4 ऐसे स्ट्रेटजी हो जाएंगी, तब ये स्क्वायर ना बन के एक रेक्टेंगुलर बन जाएगा ना, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर बन जाएगी। तब ये मेथड काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए है। 2 क्रॉस m या n क्रॉस 2 को मेथड अलग पढ़ेंगे, इसके मेथड्स अलग। ठीक है, मेथड्स अगला सेक्शन आएगा फॉर 2 क्रॉस n और n क्रॉस 2 टाइप की प्रॉब्लम के लिए। अभी ये वाला मेथड सिर्फ 2 क्रॉस 2 के लिए। और इस मेथड को डिस्कस करने से पहले एक और देखते हैं कि कभी कभी रेक्टेंगुलर को भी स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आता है अपना डोमिनेंस रूल। डोमिनेंस रूल एक बार वो डिस्कस करते हैं, डोमिनेंस रूल, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे करते हैं। और इसके सॉल्यूशन भी 2 मेथड हैं। एक सॉल्यूशन ये मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो आप अपने आप पढ़ लेना, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा। तो दूसरे वाला शॉर्टकट मेथड है, छोटा मेथड है, डायरेक्ट निकलता है सॉल्यूशन, वो पढ़ेंगे हम। ये ऊपर वाला थ्योरेटिकल है, ये आप देख सकते हो। डोमिनेंस प्रॉपर्टी क्या है वो देखता हूँ अभी मैं। कब बोलूंगा कि समथिंग इज डोमिनेटेड बाय अदर, तो उसके रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम सीधा न्यूमेरिकल से देख लेते हैं। इफ दिस इज द गेम वैल्यू ऑफ द, ऐसे दे रखा कोई गेम, ये मेरी प्लेयर के पास 3 स्ट्रेटजी थी और बी के पास भी 3 स्ट्रेटजी हैं, दिख रही है, बी के पास 3 कॉलम है, 3 स्ट्रेटजी है बी के पास भी। और अंदर जो लिखा है दिस इज गेन ऑफ प्लेयर ए। तब आप मुझे इसमें से देख के बताओ कि प्लेयर ए फर्स्ट और थर्ड स्ट्रेटजी में से कौन सी उसको ठीक रहेगी। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करूं मैं, तो आपको क्या लग रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेटजी चूजन बाय प्लेयर बी चाहे कोई भी स्ट्रेटजी चूज करे, इन तीन दोनों में से ए के लिए फर्स्ट और थर्ड में से एक बेनिफिशियल है और एक में हमेशा नुकसान है। इन 2 कंपेयर करूंगा तो पहली और तीसरी में कौन सी बेटर लग रही है प्लेयर ए के लिए। वैल्यूज आर प्रॉफिट टू प्लेयर ए। कपिल शर्मा, आवाज नहीं आई भाई तुम्हारी, माइक तो ऑन किया था आपने। थर्ड सर। थर्ड बिल्कुल सही है। थर्ड स्ट्रेटजी में दिख रहा है कि चाहे प्लेयर बी कोई भी चूज करे, इधर -1 का प्रॉफिट है, इधर 6 का हो जाएगा, तो मैं फर्स्ट पे क्यों जाऊं, 6 का प्रॉफिट रहा। अगले में अगर बी ने सेकंड स्ट्रेटजी चूज की होगी तब भी माइनस लॉस हो रहा था, लेकिन कम से कम मैं 0 पे तो रुक जाऊंगा, नो प्रॉफिट नो गेन पे। थर्ड चूज करता तो 8 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पर
12 का हो रहा है, तो इन ऑल दिस रो इज स्मॉलर देन दिस रो, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट छोटे हैं। तो ऐसे केस में बोल देता हूं कि दिस रो 1 इज डोमिनेटेड बाय रो 3। तो रो 3 इज बेटर फॉर प्लेयर ए, क्योंकि मेरा टारगेट भी प्लेयर ए को मैक्सिमम गारंटीड गेन देना है। तो प्लेयर ए फर्स्ट स्ट्रेटजी को कभी भी चूज नहीं करेगा, कभी चूज नहीं करेगा। तो उस केस में क्या कह सकते हैं कि फर्स्ट वाली को तो भाई काटा मार दो, ना तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी आएगी है, ना कुछ उसको वो कुछ भी नहीं आएगा। तो दिस प्रॉब्लम इज ओनली 7 5 -1 6 0 12, और सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी ही प्लेयर ए के लिए रखूंगा मैं, ये तीनों स्ट्रेटजी बी के लिए रहती रहेंगी। ठीक है, ऐसे करके तो छोटा कर लिया मैंने। ऐसे ही अब बी के लिए आप देखो, ये और ये स्ट्रेटजी बी के लिए, बी क्या कभी फर्स्ट स्ट्रेटजी से जाएगा क्या बी, जबकि ये गेन टू ए है? क्या बी कभी फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करेगा? नो सर। नहीं करेगा, क्योंकि ये बी को लॉस हो रहा है भाई 7 का और 6 का, इधर 5 का और 0 का लॉस है। तो 5 ही लॉस से काम चला लेगा, 7 पे क्यों जाए? 0 से चला ले, 6 के लॉस पे क्यों जाए? बिकॉज दिस इज प्रॉफिट ऑफ ए, या फिर कह सकते हैं लॉस टू प्लेयर बी। तो प्लेयर बी पहली स्ट्रेटजी को कभी चूज नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में बोलूंगा दैट कॉलम 1 इज डोमिनेटेड बाय कॉलम 2। ठीक है, तो रूल्स के फॉर्म में क्या कहेंगे, अगर R1 कोई रो RI रो लेस देन इक्वल टू RJ है हर पोजीशन पे, तो मैं RI को डिलीट कर सकता हूँ। कॉलम में उल्टा है, अगर CI लेस देन इक्वल टू CJ है तो CJ को छोड़ना है, हमने CJ को हटा देना है। जो बड़ा है कॉलम में उसको हटाना है, डोमिनेट हो गया, और रो में जो छोटा है उसको हटाना है। तो ये प्रॉब्लम मेरी 2x2 में निकल आ जाएगी भी। ठीक है, बी के पास भी सेकंड और थर्ड स्ट्रेटजी हैं, ए के पास भी सेकंड और थर्ड है, ना तो ए फर्स्ट स्ट्रेटजी चूज करने वाला ना ही बी फर्स्ट वाला। तो सिर्फ सॉल्यूशन मेरा 5 -1 0 12 इसका सॉल्यूशन निकालने पे आ जाएगा, ए स्ट्रेटजी ए के लिए और यही बी के लिए। अच्छा, इसमें ये जरूर ध्यान रखना, अभी जब पहली को तुमने डिलीट कर दिया तो ये नहीं कि वे 7 5 वाली पहली स्ट्रेटजी लिखी, इसके आगे सेकंड ही रखना है, क्योंकि फाइनल आंसर तो इसका करना है मुझे। ये सेकंड स्ट्रेटजी थी तो इधर सेकंड ही लेके चलना है, इधर थर्ड ही रखना है। जो डिलीट हो रहा है बस उसको डिलीट किया मैंने। कल को सेकंड कॉलम डिलीट होता तो फर्स्ट और थर्ड बच जाती, फिर मैं इधर लिखता फर्स्ट, इधर लिखता थर्ड। जो स्ट्रेटजी डिलीट होगी उसका नाम हटाना है बस। ठीक है, तो 2x2 पे अगर कन्वर्ट हो पाई यूजिंग डोमिनेंस रूल, ये डोमिनेंस रूल था, तब मैं सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। अब उधर बढ़ेंगे, एक और रूल डोमिनेंस का बच गया, सिर्फ वो बोल के। डोमिनेंस के 2 रूल तो देखिए हमने, अगर कोई रो छोटी है तो उसको हटा दो, कॉलम बड़ा है तो उसको हटा दो। तीसरा रूल है, अगर लीनियर कॉम्बिनेशन एवरेज ऑफ 2 और मोर इज बेटर देन द अदर वन, तो जो इंफीरियर है उसको हटा देंगे। इंफीरियर क्या होता है, रो में छोटे वाला इंफीरियर है, कॉलम में बड़े वाला इंफीरियर है। तो ठीक है, तो एवरेज ले सकते हैं हम। एवरेज कोई जरूरी नहीं है, आप लीनियर कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, लेकिन जो स्केलर आगे मल्टीप्लाई करोगे उनका सम 1 रहना चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो बोला अभी अभी, अगर कभी ऐसा हो जाए जो ये प्रॉब्लम गिवन है आपको, इसमें मुझे ऐसे डायरेक्ट तो कोई भी नहीं मिल रहा कि ये वाली रो बड़ी या ये वाली रो छोटी, लेकिन ऐसा मिल जाए आपको कि अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2 is greater than R3 where alpha plus beta is 1। ये इंपॉर्टेंट है भाई, अल्फा प्लस बीटा को 1 रखना जरूरी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बनानी है मेरे को। तो अल्फा बीटा का सम, और वहां पे डोमिनेंस रूल में इसने एवरेज लिखा है, तो अल्फा बीटा को 1/2 ही लिख रखा है, 1/2 ऑफ दिस 1/2 ऑफ दिस, लेकिन वो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हालांकि आपके एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा ही कॉम्बिनेशन आए कि हाफ ऑफ दिस करके दूसरे से बड़ा या छोटा हो जाए, लेकिन अगर आप कोई भी अल्फा बीटा भी ले लेते तब भी दिस डोमिनेंस रूल इज फाइन, बट अल्फा बीटा का सम 1 रहना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे दिख रहा है कि R3 को क्यों चूज करेगा, वो कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 चूज कर सकता है।
अल्फा टाइम्स दिस बीटा टाइम्स दिस करके, जो कि बेटर स्ट्रेटजी रहेगी। तो R3 को डिलीट कर देंगे फिर। इन द केस इफ अल्फा ऑफ RI प्लस बीटा ऑफ RJ ग्रेटर देन RK है तो RK को हटा देंगे। क्लियर है भी डोमिनेंस? ऐसे कॉलम में उल्टा हो जाएगा, दो का कॉम्बिनेशन छोटा हो रहा हो तीसरे कॉलम से तो बड़े वाला उसको हटा दूंगा। तो ये तीनों डोमिनेंस रूल का यूज करके आप अगर 2x2 में कन्वर्ट कर पाए, 2x2 में, तो एक मेथड तो ऊपर है, आप उसको देख लोगे और उसको अलजेब्राइक मेथड कह रहा है ये। अब दूसरा मेथड एक अर्थमेटिक मेथड या फिर मेथड ऑफ ऑर्डमेंट्स या शॉर्टकट मेथड, कई नाम है। तो अगर नाम से ही आ गया तो आपको ऊपर वाला ही लगाना पड़ेगा अलजेब्राइक मेथड से, इसको डोमिनेंस रूल का यूज करके ऐसे ऐसे करो, ऐसे करके आ गया तो। अदरवाइज आप अर्थमेटिक मेथड या ये वाला शॉर्टकट मेथड लगा दो अगर कुछ भी नाम नहीं है तो। शॉर्टकट मेथड क्या है वो देखता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना हो, 5 1 3 2 करके आपको प्रॉफिट दे रखा, 5 1 3 2, ये है 5 1 3 2 3 4, सॉरी 5 1 3 4। दिस इज द प्रॉफिट टू प्लेयर ए। ठीक है भाई, 5 1 3 4 ये गिवन है। तो इस केस में क्या करेंगे कि पहली रो के दोनों वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा, मोड में डिफरेंस, उसको इधर लिखोगे, 5 - 1 4 इधर लिखोगे। ऐसे दूसरी रो में जो डिफरेंस है 3 और 4 का, उसको इधर लिखोगे। ऐसा ही कॉलम के साथ कर दो। पहले कॉलम में जो डिफरेंस है 5 और 3 का डिफरेंस 2 इधर लिख लो, 1 और 4 का डिफरेंस 3 को इधर लिख लो। क्लियर है डिफरेंस? जिस रो का डिफरेंस है वो दूसरी रो पे लिखना है, अपोजिट पे, क्योंकि 2x2 ही है तो दूसरी रो मिलेगी। ऐसा ही कॉलम सिर्फ 2x2 पे ही अप्लाई होगा। ये 2x3 या और कोई साइज है तो ये मेथड नहीं लगाना है। और ये जो ऑडमेंट्स आगे, इसको ऊपर रखोगे और इन दोनों का सम नीचे, ऐसे ही 4 बटे इन दोनों का सम ये आ गया। so, ऐसे ही इधर 3 डिवाइडेड बाई 3 + 2 और 2 डिवाइडेड बाई 3 + 2, ये वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। These values are your probability values. This is your solution. That best strategy for player A is 1/5, 4/5. These are probabilities for strategy 1. This is probability for strategy 2 for player A. And ऐसे best strategy for player B is 3/5, 2/5. ये है best strategy for player B. And द वैल्यू ऑफ गेम, क्योंकि 3 चीजें निकालनी हमने। वैल्यू कोई भी प्रोबेबिलिटी उठा लो, मान लिया ये उठाई है मैंने, तो 1/5 4/5 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। चाहे इस कॉलम से कर लो चाहे इस कॉलम से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी से भी कर लो आप, सेम आंसर आएगा। 5 गुना 1/5 प्लस 3 गुना 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 12 और 5 17/5। अब चाहे इससे कर लेते हैं इनको तो भी वही आता, 1 गुना 1/5 प्लस 4 × 4/5, तो वो फिर से 16 और 1 17/5 ही आना है। चाहे इधर से भी कर सकता था मैं, 3/5 का इससे करूं, 2/5 का इससे करूं, या फिर ऊपर वाली रो से कर लो। इन एवरी केस जो प्रोबेबिलिटीज लेके चले हैं वो यही वैल्यू ऑफ द गेम सेम ही देंगे, 17/5। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गेम इज 17/5। वैल्यू ऑफ द गेम का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम गारंटीड गेन टू प्लेयर ए इज वैल्यू ऑफ द गेम, और मैक्सिमम गारंटीड लॉस टू प्ले मिनिमम गारंटीड लॉस टू प्लेयर बी इज -17/5। मिनिमम गारंटीड लॉस टू प्लेयर बी इज -17/5 और मैक्सिमम गारंटीड गेन टू प्लेयर ए इज 17/5। ठीक है भाई, तो वैल्यू ऑफ द गेम क्योंकि प्लेयर ए के लिए लिखनी है तो 17/5 पे छोड़ सकते हो। ये ऐसे करके सॉल्यूशन आएगा। छोड़ दें इसको, फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी शायद, जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। अदरवाइज क्या करना है अपने को, 3 चीजें निकालनी है, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी एंड वैल्यू ऑफ द गेम। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है वो मेरी अभी सैडल पॉइंट नहीं मिला, सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तो उस केस में मिक्स्ड स्ट्रेटजी का सॉल्यूशन आएगा। सैडल पॉइंट क्यों नहीं मिला? क्योंकि इसका मिनिमम देखते 1 आ जाता, इधर राउंड लग गया, इसका मिनिमम इधर है,
कॉलम में मैक्सिमम इधर है, इसमें कॉलम में मैक्सिमम इधर है। कोई एक पोजीशन ऐसी नहीं मिली जहां राउंड और बॉक्स दोनों आ गए, ऐसा नहीं मिला, तो सैडल पॉइंट नहीं है। जब सैडल पॉइंट नहीं होगा तो उस केस में आप मिक्स्ड स्ट्रेटजी फाइंड करोगे, और मिक्स्ड स्ट्रेटजी रहेगा इसका डिफरेंस इधर लिखो, इस रो का डिफरेंस इधर लिखो। मोड में 3 - 4 लिखना है आपको, 3 - 4 प्लस का 1 ही लिखना, डिफरेंस लिखना। ऐसे ही कॉलम का डिफरेंस इधर और इस कॉलम का डिफरेंस इधर, एंड दिस बाई इन दोनों का सम, दिस 2 बाई ऐसे इधर 1 बाई 1 + 4 4 बाई। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज x1 x2 y1 y2। तो x1 x2 इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, y1 y2 इज बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। और x1 का इससे मल्टीप्लाई कर दो किसी भी कॉलम से, इससे कर दो 1x1 + 4x2 इज द वैल्यू ऑफ द गेम, या फिर 5 से कर दोगे तो 3 से करना पड़ेगा आपको। ऐसे करके मैं वैल्यू ऑफ द गेम निकाल दूंगा। ठीक है भाई, 15 मिनट पड़े, आगे चलते हैं फिर। तो ग्राफिकल मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ 2 क्रॉस n एंड m क्रॉस 2 गेम। तो ये देखो, अब वो आगे रेक्टेंगुलर वाला मामला, एक तरफ 2 ही रहेंगे और एक तरफ कई ज्यादा स्ट्रेटजी होंगी, और वो डिलीट भी नहीं हो रही, ये एक दूसरे से मैं डोमिनेंस से 2 क्रॉस 2 पे नहीं पहुंच पाया। उस तरह का केस को कैसे सोल्व करेंगे, इससे भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब वो 3 क्रॉस 4 या, ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज 2 से ज्यादा हो जाएंगी दोनों प्लेयर के पास, तो तब अलग मेथड लगेंगे। किसी एक प्लेयर के पास 2 स्ट्रेटजी हो, किसी एक प्लेयर के पास, तो वो एक रेक्टेंगल बनेगी 2 क्रॉस n या m क्रॉस 2 की। उस केस में कैसे सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्राफ का यूज करके सॉल्यूशन निकालूंगा। तो इसके 2 काम है भाई, एक तो समझना और एक एग्जाम में अटेम्प्ट करना। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, आपको लिखना क्या है वो एक चीज है, समझना क्या है वो अलग चीज है। ठीक है, जो लिखा है हालांकि वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आप लिखोगे, पर समझने के लिए मैं कोई दूसरी तरह से बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, और उस वो समझ गए तो आप लिख पाओगे। फिर क्या लिखना वो बाद में डिस्कस करता हूँ, समझाते हैं पहले। आप ये देखो कि आपके पास ऐसा कुछ गिवन रहेगा, ये आपके पास प्रॉब्लम गिवन रहेगी कि ए के पास 2 स्ट्रेटजी हैं, बी के पास 2 से ज़्यादा स्ट्रेटजी हैं, और कुछ ये वैल्यूज लिखी रहेंगी A11 A21, ठीक है, ये वैल्यूज लिखी रहेंगी। तो इन वैल्यूज के बारे में बात करूंगा मैं अब, ये दिस कोमा दिस के बारे, ठीक है, ये वैल्यूज के बारे में क्या करेंगे, एक ऐसे करके 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये x1 इधर जो कि प्लेयर ए के लिए कुछ कह रहा होगा, ईवी इधर करके मैं प्लॉट करूंगा, एक ये 0 से पास करती हुई वर्टिकल लाइन, और एक लेंथ पे यूनिट लेंथ लिख रखा है इसने, 1 लेंथ के बाद जो 1 से पास करेगी वो वाली एक लाइन। इधर मैंने 2 वर्टिकल लाइन बना लेंगे, दोनों पे 1 2 3 4 1 ये मार्किंग कर लूंगा। बीच में 1/4 1/2 3/4 ऐसे ही लिख रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये बता रहा है बस एक डिस्टेंस के बाद है। इधर मैंने 1 लिखा, इधर 2 लिखा, इसका मतलब है प्लेयर ए की फर्स्ट स्ट्रेटजी, इधर है प्लेयर ए की ही सेकंड स्ट्रेटजी, क्योंकि प्लेयर ए के पास 2 ही स्ट्रेटजी थी, ये प्लेयर ए की स्ट्रेटजीज है। ठीक है भाई, क्लियर है, ये लाइन कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर रही है। जो अब मैं वापस से जाऊंगा प्रॉब्लम पे, एक न्यूमेरिकल पे चलते हैं, इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। ए के पास ये 2 स्ट्रेटजी हैं और बी के पास 4 है, तो ये 1 और 2 को उठा के लाऊंगा, 1 और 2 को। आई पे पहली पे 1 चूज करोगे, 2 पे 2 पॉइंट ढूंढोगे, 2 पे 2 पॉइंट ढूंढोगे, यानी कि आई पे 1 और 2 पे 2 पॉइंट, और इसको मिला देंगे। ठीक है, सारे ऐसे ही करता रहूंगा मैं, अगला भी पॉइंट ऐसे ही उठाऊंगा। अगला है 3 5, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, 2 को और 1 को मिला दिया। अगला था 3 5, तो इस पे 3 ढूंढा, सेकंड पे 5 को ढूंढा, उसको मिला दिया। ऐसे अगली जो वैल्यू दे रखी थी वो थी अपनी एक ये 7, और इधर -6, 7 -6 थी, इसको मिला दिया। ऐसे ही एक ये लाइन थी -3 और 4, -3 4। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो -3 4 और 7 से ये सब वैल्यूज हैं, तेरा -3 4 7 -6 और 3 5। ये मैंने स्ट्रेटजी 1 पे और स्ट्रेटजी 2 पे डॉट लगाया और उनको मिला दिया।
ठीक है भाई, ये डायग्राम यहाँ तक अपना क्लियर है। इधर x1 लिखा, ये आई स्ट्रेटजी, ये सेकंड स्ट्रेटजी, और जो पहले पे जो वैल्यू थी 3, दूसरे पे जो वैल्यू थी 4, उन लाइंस को ऐसे ऐसे मिला दिया मैंने। इन लाइंस में आप ढूंढोगे लोअर बाउंड्री। यहाँ तो सबसे नीचे से देखना शुरू करोगे, जो भी डायरेक्शन दिखेगी उसको डार्क कर दो। ये लोअर बाउंड्री यहाँ पे मैच होगी, अब इधर की तरफ मुड़ की लोअर बाउंड्री। क्लियर है लोअर बाउंड्री आपकी? ये है लोअर बाउंड्री। इस लोअर बाउंड्री में जो मैक्सिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट जो है, ये आपका वैल्यू ऑफ द गेम देगा। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको आइडेंटिफाई करना क्या है। ये पॉइंट आप क्लियरली इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। कौन सी? जो कि -3 4 को मिला रही है, और एक 7 और -6 को जो मिला रही है। इन लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, वो वाला पॉइंट मेरा इस मैक्सिमम पॉइंट है। वो कैसे निकाल लेंगे? उसकी इक्वेशन ये है, इसी का क्वेश्चन है क्या? ये कोई और आ गया इधर। 13 और -6 तो है ही, 7 6 थी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे आप। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते टाइम आपको क्या करना है? ना, इंटरसेक्शन पॉइंट की जरूरत नहीं है आपको। इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकालना आपको। आपको क्या आइडेंटिफाई करना था? बस ये बाउंड्री आइडेंटिफाई करनी थी, एक ये वाली लाइन और एक ये लाइन। यानी कि -3 4 और 7 -6 आपको पता चल गया। अब बाकी की दोनों स्ट्रेटजीज को आप डिलीट कर दो, सिर्फ -3 4 और 7 -6 को रखो। तो ये 2x2 में कन्वर्ट हो गया। अब आपका ए के लिए 2 स्ट्रेटजी और बी की तीसरी और चौथी स्ट्रेटजी निकल के आ गई। पहली दोनों स्ट्रेटजी को हटा देंगे आप, क्योंकि लोअर बाउंड्री आपकी थर्ड और फोर्थ का इंटरसेक्शन पे है। इसको सोल्व करोगे आप इस प्रॉब्लम को, तो वो मैंने 2x4 से कन्वर्ट कर दिया इसको 2x2 पे। जो लोअर बाउंड्री वाली जो लाइन थी, वो वाली 2 स्ट्रेटजी रखनी है बस। और इसका जो सॉल्यूशन अबॉर्डमेंट से कर दूंगा, इसमें डिफरेंस 10 का है, इसमें डिफरेंस भी 10 का है, और 10 बाई इन दोनों का सम 20 1/2 आ गया। ये भी 1/2 आ जाएगा। इधर की तरफ 7 का डिफरेंस है, और इधर 7 का डिफरेंस इधर लिखूंगा, अपोजिट पे लिखना था। 7 और माइनस नहीं, हाँ 7 और -6 13 का डिफरेंस इधर लिखूंगा, 13 का। ठीक है, क्लियर है ना? तो 13/20, 13/20 ये आ गई, और 7/20 ये आ गई। तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए लिखेंगे, x1 x2 की वैल्यूज दिस 1/2 1/2। तो लिखूंगा बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए इज 1/2, 1, अच्छा 1/2, 1/2, ठीक है। और बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, बी के लिए जब लिखेंगे तो पहली और दूसरी को भी याद रखना है। बी के पास 4 स्ट्रेटजी थी, तो पहले 0 0, पहली 2 को नहीं करूंगा। तीसरी की प्रोबेबिलिटी आई है 13/20, और चौथी की आई है 7/20। दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी, क्योंकि मैं पोजीशन से उनकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, इसलिए वो पहली वाली पोजीशन 0 रखनी पड़ेगी। अगर ये पहली और चौथी होती तो पहली पे 13/20, चौथी पे 7/20, बीच वाली पे 0 0 आ जाता। ऐसे करके मैं वैल्यू ऑफ द गेम लिखूंगा, सॉरी स्ट्रेटजी फॉर द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए एंड बी लिखेंगे। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या है? इसका प्रोडक्ट करते हैं इसके साथ, हाफ ऑफ दिस प्लस हाफ ऑफ दिस, 2 - 3/2, 1/2 आ जाएगा वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है, किसी को भी मल्टीप्लाई करके। तो ये तो पीछे वाला शॉर्टकट वाला मेथड बन गया अब 2x2 पे आने के बाद। तो ये तो हो गया मेरा समझने का और करने का काम भाई। मुझे लाइन प्लॉट करनी थी जो लोअर बाउंड्री बनेगी, और लोअर बाउंड्री में जिनका इंटरसेक्शन हो रहा होगा, जो जो ठीक है, जो जो दो लाइंस का इंटरसेक्शन लोअर बाउंड्री बना रही होगी, वो मेरा बेस्ट सॉल्यूशन देंगे। उन 2 स्ट्रेटजी को पकड़ लूंगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान और रखना है, जिन 2 लाइन का इंटरसेक्शन होगा उनका स्लोप अलग अलग होना चाहिए। स्लोप का साइन एक इंक्रीजिंग होनी चाहिए, एक डिक्रीजिंग होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि ये भी इंक्रीजिंग, एक और लाइन इधर से थी वो भी इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ऐसे भी लाइन होती तो यहाँ भी इंटरसेक्शन है, तो इसको और इसको मैं नहीं कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री मेरी ये और ये बन जाती। ठीक है, तो क्या हट जाता है इसमें से? अगर इफ ये वाली चीज हट जाती
लोअर बाउंड्री आपकी क्या बन जाती है फिर, इन केस इफ दिस इज आल्सो ए लाइन, ठीक है भाई, सुन रहे हो ना, इफ दिस इज आल्सो ए लाइन, कोई इधर एक पॉइंट था मेरा 1, -2 भी एक पॉइंट था, उस केस में लोअर बाउंड्री मेरी बन गई दिस, दिस और दिस, इधर की तरफ मुड़ गई, अब ये बन गई लोअर बाउंड्री। तो उसमें आप देखोगे कि इस लाइन को और इस लाइन को चूज नहीं कर सकते, क्योंकि दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग, ये नहीं हुई। ये वाला पॉइंट देखोगे आप, एक इंक्रीजिंग है, ये वाली इंक्रीजिंग है और ये वाली डिक्रीजिंग है, तो फिर मैं इसको और -3 और ये जो सी 4 वाली थी, इन दो को लेके चलता मैं। क्लियर है? अगर किसी, अच्छा वैसे भी मुझे मैक्सिमम पॉइंट ढूंढना था, मैक्सिमम पॉइंट यही है, तो इसी को देखना था मुझे, इसको और इसको। अगर इसी पॉइंट से पास कर रहा होता एक और, 3 लाइन आ जाए एक ही पॉइंट से पास करने वाली, तो जो दो सेम स्लोप की हैं उनमें से कोई एक चूज कर लो और अपोजिट स्लोप की दूसरी चूज कर लो। ऐसे करके न्यूमेरिकल सोल्व करना, आगे मैं एग्जांपल दिख भी जाएगा, तो टाइम भी हो गया अपना। जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसमें 3 लाइन जा रही हैं इस पॉइंट से, तो उस केस में क्या करूंगा कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रेटजी सारी मिलकर लोअर बाउंड्री का मैक्सिमम पॉइंट दे रही है, लेकिन मैं देखूंगा ये भी डिक्रीजिंग है मेरा और ये भी डिक्रीजिंग है, फोर्थ एंड सेकंड आर डिक्रीजिंग, थर्ड इज इंक्रीजिंग, तो थर्ड तो पक्की रहेगी, फोर्थ और सेकंड में से कोई एक, तो वो 2x2 का ब्लॉक बनाऊंगा मैं, यानी कि ये अगर ले लिया मैंने तो 2, 2, 3 और इधर -1, ना 2, 3 ले लिया ना, तो ये इंक्रीजिंग लेनी है, 3 - 3 2, 3 2, ये मेरा 2x2 का ब्लॉक बच जाएगा। क्लियर है भाई ये बात है? अगर 3 पास करें तो सेम स्लोप वाले में से एक ही चूज करनी है, अपोजिट स्लोप की दूसरी लेनी है। और क्या हो सकता है, एक और केस है, ये वाला केस जो था, ये सेम स्लोप की तो है ये, और ये दोनों इंक्रीजिंग है, लेकिन अपर पॉइंट तो यहाँ बन रहा है, तो इस स्ट्रेटजी का कोई रोल नहीं है, इसको छोड़ दोगे आप, ये वाली और ये वाली ही चूज करेंगे। ठीक है, ये जो जो भी पॉइंट थे, ये 13, उधर 20 है, तो 13, 20, और इसके लिए है 16 और 5, 16, 5, ये 2x2 में कन्वर्ट कर दूंगा, चाहे कितनी भी लाइन्स हो, ये लाइन सब एक दो 2, 4, 5 और लाइन होती है, उनका कोई मतलब नहीं है। फिर जो लोअर बाउंड्री बनाएंगे उनमें मैक्सिमम पॉइंट पर जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो वाली लाइन अपोजिट स्लोप की भी होनी चाहिए वो, तब मेरा ये वाला मेथड काम कर जाएगा। 3 इंटरसेक्शन, अच्छा लिखना क्या है, अभी लिखने का काम और बच गया, वो कल वाले लेक्चर में कर लेंगे भाई, आज तो टाइम खत्म हो गया, लिखने में थोड़ा अलग लिखना है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले में। चैट बॉक्स में अटेंडेंस डाल दो।